मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। इस वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहें। वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि जिस तरह से भारत देश में आए दिन बवाल मचते रहते हैं और बार बार मुसलमानों को सफाई देनी पड़ती है, खास करके उस मुसलमान को जो सब्जी बेचता है, जो बाल काटता है, कपड़े धोता है, जो खास करके कहा जाए जमीन पर आम आदमी के साथ जुड़कर रहता है। जो मुसलमान बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े कारोबार करने वाले हैं, ऐसी पंखों में सोते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सफाई देनी पड़ती है उस गरीब मुसलमान को जो 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। और खाली भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। तेल के व्यापार ने, मेडिसिन के व्यापार ने मुसलमान को आतंकवादी बना दिया। ना मीडिया अपने पास में और ना पत्रकार अपने पास में। और तो और जो रहनुमाई करने का दम भरते हैं वो भी गरीब, पिछड़े, वे पसमंदा मुसलमान की बात करते नजर नहीं आते। अभी कुछ दिन पीछे गाहे वगाहे वक्फ बोर्ड का बिल की बात हो या यूं कहा जाए कुछ कथाकथित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रैलियों में पसमंदा शब्द को जगह दी गई और पसमंदा यही बहुत खुश होते नजर आए। लुट गए कई जगहों पर और हर बार सफाई देते रहते हैं। सारा का सारा फर्क पड़ता है पसमंदा को, अति पिछड़ों को, दलितों को। और तो और एक बात और समझने की जरूरत है कि जो पसमंदा दलित मुसलमान है वो ये जानते ही नहीं है कि वो पसमंदा है भी या नहीं है, वे दलित है भी या नहीं है, वे बहुजन हैं, ये भी नहीं जानते हैं। और तो और ये सारे के सारे शब्द जो हैं आंदोलन के शब्द हैं। आंदोलन कोई सा भी हो उसमें नए नए शब्द गढ़े जाते हैं जरूरत के मुताबिक। हमने बहुत बार रैलियों के अंदर नए नए शब्दों को उठते हुए देखा है, तो उनके शब्दों के मतलब भी होते हैं, उनके फायदे भी होते हैं। एक शब्द हमें याद है और बड़ा प्रचलित हुआ था, पूरे भारत को हिला के रख दिया था, तिलक तराजू और तलवार। याद होगा, जूते किसको मारने के लिए कहा था? काशीराम जी ने और मायावती जी ने। तब पूरे देश में बवाल मच गया था। मैं इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए जनाब वकार साहब को दावत देना चाहूंगा, जो कि पसमंदा मूवमेंट को चलाते हैं और वक्त वक्त पर सोशल मीडिया के साथ साथ जमीन पर उतरकर पसमंदाओं की आवाज बनते हैं। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में वकार हवारी साहब। स्वागत है सर आपका भारत न्यूज 247 में। जी वकार साहब, जिस तरह का माहौल बन रहा है आजकल देश के अंदर, मौलाना साहब कहते हैं एक जलसे में कि मुसलमान देश के कानून का पालन करे और उसकी मुखालफत ना करे। क्या मुसलमान देश के कानून का पालन नहीं करता है या हमेशा विद्रोह करता है, या ऐसा क्यों समझाना पड़ा मौलाना साहब को? ऐसा क्यों लगा होगा? क्या इतनी बड़ी गलतियां करके बैठे हुए हैं भारत के मुसलमान? खास करके हम बात पसमंदाओं की करेंगे क्योंकि 97% आबादी मुसलमान पसमंदा की है भारत में। ये संदेश कहां जा रहा है? ऊपर से बात होती है आतंकवाद को जोड़ के भी, जिस तरह से पहलगाम हुआ है और मुसलमान मौलवी लगातार सफाई दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे गुनाहगार मुसलमान ही हैं, जबकि शहीद तो मुसलमान ही होते हैं और बेरोजगार भी मुसलमान होते हैं। जी सर, आपने कभी देखा होगा कि जब कोई गरीब औरत अपने बच्चे को लेके किसी अमीर की कोठी में जब जाती है जी, तो उसको रास्ते भर समझाते हुए ले जाते हैं कि ये मत करना, वो मत करना, साहब नाराज होंगे तो हमें नौकरी से भी निकाल देंगे। फिर जब वो अंदर लेके जाती है, अगर बच्चा कुछ भी छू देता है तो वो औरत बार बार सफाई देती है, साहब अभी हम साफ कर दे रहे हैं, बच्चे ने छू दिया, बच्चे ने गिरा दिया, बच्चे ने ये कर दिया। जो बच्चा किए भी नहीं रहता उसकी भी सफाई देती रहती है वो औरत। सेम वही हाल हम दलितों से बदतर पसमानदा मुसलमानों का भी भारत में हो गया है कि इसको हमेशा बाइकाट का डर रहता है कि अगर हमने नहीं सफाई दी तो कहीं हमारी सब्जी बिकना बंद ना हो जाए, कहीं हमसे लोग पंचर लगवाना बंद ना कर दें, या रह रहे कि जो बाइकाट का मामला आता है उसमें ये हमेशा डरा हुआ रहता है। उसमें हमें एक चीज याद आ रही है, सुना था कि किसी ने कहा था पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पे कि जो भारत में रह जाएंगे
उन्हें हमेशा अपनी सफाई देनी पड़ेगी और देशभक्ति का हमेशा सबूत देना पड़ेगा। तो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये कहा था, उसको भारत के चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या कम्युनिस्ट लॉबी के लोग हो, इन लोगों ने इसको सच कर दिखाया है कि हमको लगातार देशभक्ति साबित करनी होती है, हमें लगातार अपनी सफाई देनी पड़ती है। जी। पहलगाम में हमला होता है, जाहिर सी बात है कहीं भी किसी मासूम की बिना लड़े हत्या होती है तो वो बहुत जघन्य, बहुत ही बुरी बात मानी जाती है, क्योंकि जिस आदमी का कोई कसूर ही नहीं था वो बिला वजह कत्ल हुआ, शहीद हुआ, तो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन अभी हमें मालूम भी नहीं कि कौन लोग थे, कौन ग्रुप था, और अगर जैसा कहा जाता है पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। जाहिर सी बात है डायरेक्ट अगर नहीं लड़ पाएगा तो प्रॉक्सी से लड़ेगा, या उसका एक काम है, हर दुश्मन मुल्क का एक काम होता है कि वो दूसरा अपने दुश्मन के को आपस में लड़ा दे। अगर पाकिस्तान इस तरह कोई हरकत कर रहा है तो जाहिर सी बात हम आपस में लड़ करके हम उसकी मदद कर रहे हैं। हमारी एकता से ही पाकिस्तान हारा हुआ है, और अगर वो हमको आपस में लड़ा दे रहा है, एक वर्ग को सफाई देने पे मजबूर करवा दे रहा है, तो जाहिर सी बात हम जो आतंकवादी नहीं कर पाए उसको सो कॉल्ड जो एक मीडिया, गोदी मीडिया इसको लोगों ने नाम दिया, वो जो चैनल्स कर रहे हैं वो उससे ज्यादा बुरा कर रहे हैं। कि वो लगातार के नाम लेके ऐसे किया, तो किसने कलमा पढ़ने की बात कही, अलग अलग तरह से बातें हो रही हैं। और अब वो सही से मुझे न्यूज भी नहीं पता कि हाँ वो लोग करीब आके मारे या दूर से मारे। अगर दूर से मारे तो पूछ के कैसे मारेंगे, ये एक अलग सवाल है, उसका सही से रिपोर्टिंग होने की बात है। लेकिन इतनी जो सफाई देनी पड़ रही है, इतना ज्यादा जो लोग डरे हुए हैं, तो इससे जो है दुश्मन देश कामयाब होगा। और आतंकवाद की जितनी भी घटनाएं होती हैं इस तरह की जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होती हैं, तो उससे हमें सफाई देने की जरूरत ही नहीं होती कि वो दुश्मन देश है, वो कोई ना कोई तरीका अपनाएगा ही लड़ने का। वो प्रॉक्सी भी हो सकता है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है। तो जब एक क्लियर कट मुस्लिम देश है जो दुश्मन है, वो कुछ भी करेगा। जैसे बीच में हूरों की बात आई, तो मैंने कहा यार हूरे से पाकिस्तानियों को क्यों मिलेंगी? नेपाल में भी मुसलमान है, बांग्लादेश में भी है, और सबसे मजबूत वाले मुसलमान अफगानिस्तान और सऊदी अरब के माने जाते हैं। इनको ना गजवे हिंद से मतलब है ना हुरों से मतलब है, तो सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों इससे मतलब है? क्यों वो दुश्मन है हमारा, तो वो कोई ना कोई रवैया, कोई स्टाइल निकालेगा जिससे वो अपने लोगों को भारत के खिलाफ तैयार कर सके। वो जन्नत की लालच भी हो सकती है, हुरों की लालच भी हो सकती है, पैसे की लालच भी हो सकती है। लेकिन सऊदी या अफगानिस्तान के मुसलमान तो ये नहीं कर रहे हैं भारत से, क्योंकि भारत से उनका कोई, जिसको देहात में डावा मेड़ा कहते हैं, कोई पटीदारी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है कि वो गजवा हिंद की बात करें। हाँ, वो पाकिस्तान में जो जी अब एक बात बकार साहब, एक बात ये आती है कि जब जब मुसलमानों को ये मौका मिला है पाकिस्तान के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का, होते तो सरकार के साथ शामिल होके ही ये सारे काम, सरकार का आदेश होता है, सरकार चाहती है, मुसलमानों को आगे बढ़ाती है, तो हर वक्त यानी कि हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को भारत के मुसलमान। फिर अब्दुल हमीद साहब का नाम लिया जाए या एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया जाए, कई बार हमने गाहे वगाहे सुना है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पाकिस्तान चाहता था कि नागरिकता दे दे, ये जिक्र घूम फिर का आता रहता है। वीर अब्दुल हमीद साहब ने टैंक उड़ा दिए थे पाकिस्तान के, कमर तोड़ के फेंक दी थी पाकिस्तान की। एक बात ये आती है कि मुस्लिम रेजिमेंट नहीं है भारत में, मुस्लिम रेजिमेंट नहीं है भारत में, और मोदी जी जानते हैं अच्छी तरह से कि पसमंदा शब्द का जो चलन अब आगे बढ़ा है तो मैं भी जानता हूँ, बहुत वर्षों पुराना है। आप और मैं तो बहुत जमाने से इस पर वर्क कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इस पर आप बात कर रहे हैं, इस पर आंदोलन कर रहे हैं आप लोग।
बात यह है कि मोदी जी ने कहना शुरू किया तो सबने जानना शुरू कर दिया है। तो पसमंदा रेजिमेंट क्यों ना बन जाए जिससे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। देखिए, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि कुछ लोगों को अपने दरवाजे बैठाते हैं लोग, जी। कुछ को अंदर तक ले जाते हैं, कुछ को चाय पानी, कुछ को खाना भी देते हैं, और कुछ लोग आते हैं तो उनको दूर से ही सलाम करके, भैया राम राम, हाँ, आदाब, नमस्ते करके, सलाम करके, मतलब वो राह चलते गुजर जाते हैं। तो पसमानदा लोगों की हालत यही है मोदी जी के सामने कि वो सिर्फ सलाम तक हम लोग हैं, बाकी ना उनकी बैठक में शरीक हैं, ना उनके दरवाजे पे चाय हमें नसीब है। अभी तक पसमानदा के किसी भी ग्रुप से, जो उनका एक तरफा तारीफ करने वाला भी ग्रुप है, उनसे भी मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। जबकि इसके मुकाबले अध्यक्ष है भाजपा में, जमाल सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कई बार हमने फोटो देखे हैं बुग्गा वगैरह देते हुए, फूल देते हुए मोदी जी को। तो वो खुद भी पसमानदा ही है, इधर यानी कि सिद्दीकी हैं, जमाल सिद्दीकी साहब, आपने नाम ही सुना होगा। बड़े नहीं, जैसे पसमानदा समूह से नीतीश ने मुलाकात किया था, आपके अखिलेश यादव ने हम लोगों से भी बहुत घंटों बात की थी। नहीं तो आप भाजपा के जी तो भाजपा से मिलेंगे ना, भाजपा के भी तो कार्यकर्ता पसमानदा है मोदी जी के पास में। नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं, जो पसमानदा एक्टिविस्ट है उनकी बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी में रहे हुए लोग, वो मिले ना मिले, अखिलेश की पार्टी में रहे हुए लोग उनसे मिलते हैं, अहमद हसन साहब नहीं मिलते, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो मूवमेंट चला रहे हैं उनसे मिले थे अखिलेश यादव, और उनमें से एक गुट को कह लीजिए, अनीस मंसूरी साहब, पसमानदा मुस्लिम समाज को उन्होंने हेलीकॉप्टर में घुमाया, बहुत कुछ किया उन्होंने, दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया, तो एक नाम लिया, उन्हें शामिल भी कर लिया। लेकिन बीजेपी जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई पसमानदाओं के लिए, उसने किसी भी एक्टिविस्ट को एक छोटा सा पद भी नहीं दिया। जैसे कि हमारे फैयाज फैजी साहब हैं, हाँ, वो बहुत मशहूर हुए, वसीम राइन साहब हैं, उनका भी नाम लोग लेते हैं कि थोड़ा प्रो बीजेपी कई बार चले जाते हैं वो, या रहते हैं, हाँ, उसके बाद भी किसी को एक छोटा सा पद भी उन्होंने नहीं दिया। और ना ही पद की चीज में, अब भाई राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी तो नहीं कहेंगे सबको, लेकिन अगर डॉक्टर फैयाज साहब यूनानी के अच्छे डॉक्टर है, एमडी है, और बीजेपी को लेकर के काफी बदनाम हुए, उन्हें उनके इलाके से लोगों ने कह दिया कि भैया आप हम लोगों के साथ अब नहीं रह सकते, यानी हमारा आपका रिश्ता खत्म है, यहां तक उनसे बात हो गई, और लोग उन्हें बीजेपी की सदस्यता भी तो नहीं ली है ना जी, बीजेपी की सदस्यता भी तो नहीं ली है ना। नहीं, उसके लिए नहीं, इसके लिए एक हमारे इकबाल राजू हवारी साहब हैं, 20-25 साल से लगे हुए हैं, मुगल सराय से हैं, तो मैंने देखा यार क्या लगे, छोड़ दो, क्योंकि बीजेपी में उन्हीं को जगह मिलती जो बीजेपी का पुराना रहता है। तो हमने याद दिलाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों एकदम नए थे, दोनों कांग्रेसी थे, दोनों को बड़ी जगह दी गई, चेहरा बड़े थे, तो चेहरा बड़े थे। हम अपनी औकात के हिसाब से ही मांग रहे हैं कि जैसे वो यूनानी के डॉक्टर हैं, उन्हें यूनानी में डायरेक्टर बना दिया जाए जी। अच्छा। वसीम साहब हैं, उनके ऊपर कई बार सभी लोग कहते हैं कि यार आपके एक आदमी जो है बीजेपी से ज्यादा करीब दिखते हैं, या उनकी ज्यादा तारीफ कर देते हैं मोदी जी की। तो मैं कह रहा हूं आप मत राज्यसभा दीजिए। उत्तर प्रदेश में अशरफ शेखी को मौका तो मिला था। नहीं, एक्टिविस्ट की बात कर रहा हूं, जो एक्टिविस्ट हैं, पसमानदा एक्टिविस्ट। अच्छा। बाकी दानिश आजाद अंसारी साहब, अशफाक सैफी साहब, ये लोग एक्टिविस्ट नहीं है, और ये लोग ये मानते भी नहीं कि आपके एक्टिविज्म की वजह से, जबकि मैं जानता हूं कि दानिश आजाद को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अंसारी साहब की जो मेहनत थी पूर्वांचल में, कि वो मऊ बलिया का मामला है, एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से सालिम अंसारी साहब को राज्यसभा मिली।
जब हजार हजार लड़कों को जंतर मंतर पे उतार दिया था उन्होंने कई बार, तो उससे ये हुआ कि मऊ एकदम बदल रहा था। तो फौरन सालिम अंसारी साहब को, जो हम लोग मानते हैं, जाहिर बात सालिम अंसारी साहब ये बात तो नहीं मानेंगे, वो तो मानेंगे हम अपनी काबिलियत से बने हैं। और दानिश आजाद साहब को भी बाकायदा उनकी बिरादरी पूछी गई थी कि कहीं एक सेकंड कहीं हामिद अंसारी, हाँ जी सुनिए, मोदी जी को ऐसा तो है नहीं कि आप हमें ये कह दें कि मोदी जी आपकी मेरी वीडियो देख रहे हैं और मान जाएंगे तुरंत देखकर। मोदी जी के पास आप लोग कब गए हैं मिलने के लिए? देखिए नफीस साहब, हमारी औकात नहीं है कि हम मोदी जी से मिल लें, लेकिन मोदी जी की वो हैसियत है कि जब चाहे हमें बुला लें। हम जिनसे मिल सकते थे हम उनसे मिले भी हैं। एक हमारा फोटो बहुत लगातार चलता है बीजेपी दफ्तर का कि हम जो अल्पसंख्यक का प्रदेश अध्यक्ष है उनके कमरे में हम गए थे, इकबाल राजू हवारी साहब जो भाजपा के हैं उनके साथ अपना पसमानदा का दुख दर्द रखने के लिए। ठीक, तो हमने अपने हिसाब की जो भी कोशिश थी हमने कर लिया। हमारी हैसियत नहीं है कि मोदी जी नहीं, हम योगी जी से भी मिल लें। हम एक संगठन मंत्री थे शायद, उनसे भी हमने मुलाकात की पसमानदा इशू पे लेकर के। जैसे पता ना कि हमारी जो हैसियत थी बीजेपी के लोगों से मिलने की, हमने उस लेवल में मुलाकात की है। हमारे वसीम भाई हमारे साथ जाके बंसल जी से भी मुलाकात किया उन्होंने। तो बिरादरियों का नाम, बिरादरी मैंने कहा नहीं, आप अलग अलग बिरादरियों के लिए आप पसमानदा की तादाद बताइए। वो चाह रहे थे थोड़ी नेट जी नेट अब जैसे मान लीजिए कोई चैनल है, हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती रहती है, वो हमें बुलाना तो बुला सकता है, लेकिन हम अगर आज तक में जाना, जैसे अगर हम आज तक में जाना चाहें, अगर मान लीजिए पहलगाम को कंडम भी हम करना चाहें तो हम किस चैनल पे जाकर कंडम करेंगे? अपने घर में तो बैठ के कंडम करके हम क्या कर लेंगे? या कोई संदेश देना हो तो हम क्या संदेश देंगे जब हमको कोई चैनल नहीं देता? यहां तक कि आप समझिए कि ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो धोबी हैं, नट हैं, बंजारा हैं, हलालखोर हैं। उसमें जब आर्टिकल 341 पे मोदी जी ने कमीशन बनाया था तो बहुत सारे चैनल ने अलग अलग लोगों को बुलाया था, लेकिन हमें किसी चैनल ने मौका नहीं दिया कि हम असली पीड़ित हैं, हम अपनी बात रख सकें। हाँ, जब चैनल वाले चाहेंगे तो वो बुला लेंगे हमें, हम तो नहीं जा सकते ना। तो मोदी जी से अगर हो सकता ऐसी क्या वजह है कि आप लोग बड़े पीछे रह गए हैं? पूरा समूह है, पूरा संगठन है, हर बात को जानते हैं, फिर भी आप लोगों को यानी कि पसमानदा एक्टिविस्ट होने के नाते ना मोदी जी बुलाते, ना न्यूज चैनल बुलाते, और आप ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं जिससे कि अपने समाज का भला कर पाए या अपने समाज की बात कर पाए। ऐसी क्या वजह हो रही? देखिए एक चीज जाने, दुनिया में जितनी भी तहरीकें चली हैं वो हमेशा बाहरी मदद से चली हैं। हमारा इस्लाम भी दुनिया में फैला तो आप जानते हैं ना कि अल्लाह की लगातार मदद थी, अल्लाह की लगातार मदद थी। बाकी दुनिया की हम बात नहीं करेंगे। आप पामसेफ या दलित आंदोलन चला, आप जानते हैं मुस्लिम, पश्चिम यूपी के मुस्लिम कितना बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिए। दूसरे, उनको नेहरू जी जैसे ब्राह्मण ने उनको आरक्षण दिया, जिससे एक बहुत बड़ी तादाद आईएएस आईपीएस की उनके यहां मौजूद है। एमपी एमएलए मौजूद हैं। आप जानते हैं 84 एमपी की सीटें हैं एससी की और 47 एसटी की, जो भारत में उनको लेके जाती है ऑलरेडी। वहां पे एक एमपी और एक एमएलए हर हालत में, यानी 1100 एमएलए और 130 एमपीस हर हाल में एससी एसटी से आते हैं। तो सरकार ने बहुत बड़ी मदद किया। हमारे साथ क्या हुआ, हमने जिन्ना की मुखालफत किया, जिससे हम पाकिस्तान में बर्बाद हो गए। और भारत को भी इस तरह के लोग पसंद थे जो आइडिया ऑफ इंडिया के विरोधी हो, जो सपोर्ट करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। हमने सपोर्ट किया आइडिया ऑफ इंडिया को, जिससे भारत का बंटवारा रुक गया। मतलब किनारे किनारे के जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे उसी को दे के काम चलाना पड़ा जिन्ना को, कि उन्हें मुस्लिम बहुल इलाके मिले, भारत का और कोई इलाका उनको नहीं दिया गया। उसमें मोमिन कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा हाथ था
बाकी जमात सलमानी, जमातुल हवारीन, जमातुल राइन और भी जमातुल कुरैश के रसूल भैया जी कुरैशी वगैरह थे, सब लोगों ने लपट करके बड़ी मेहनत किया और आइडिया ऑफ इंडिया ये सक्सेस हुआ। नेहरू जी को एक बड़ा देश मिला, लेकिन उनको कोई हिस्सा नहीं दिया है नेहरू जी ने। और उस पे किसी शायर ने जल के कहा भी था कि नेहरू जी इस तरह मिले हैं पसमानदा से आजादी के बाद, जैसे कोई बाप मिलता हो दूसरी शादी के बाद। जी नेहरू जी इस तरह पसमानदा से मिले आजादी के बाद, जैसे कोई बाप मिलता हो दूसरी शादी के बाद। है ना, जब जब दूसरी शादी बाप ने कर लिया तो पिछले बेटे कहां याद रहेंगे। अधिकार से नेहरू वंचित हो जी, जाएंगे। हाँ, तो नेहरू जी ने अधिकार से वंचित किया हमको। हम लगातार देश के लिए वफादारी करते रहे, और इतनी वफादारी, मेरा तो एक चैलेंज रहता है कि दुनिया में किसी मुल्क में किसी माइनॉरिटी को अपने देश के लिए इतना लड़ते हुए, जान देते हुए, इतनी वफादारी करते हुए दिखा दे तो हम जाने। पाकिस्तान का हर हिंदू भारत भाग के आना चाहता है, बांग्लादेश के लोग भाग के आए भी। हम तो कभी कहीं नहीं गए। हाँ, हम आजादी के टाइम भी यहीं थे, आजादी के बाद भी यही है। इतनी हम मोहब्बत दिखाते हैं, जबकि माइनॉरिटीज के बारे में रफी साहब ये माना जाता है कि वो कभी भी देश की सचमुच की वफादार नहीं होती। माइनॉरिटीज हमेशा सेल्फिश होती हैं। दुनिया की कहीं की भी माइनॉरिटी आप देख ले, वो हमेशा सेल्फिश होती है, वो अपना भला सोचती है। और हम लोग आजादी के पहले भी देश का भला सोच रहे थे, आजादी के बाद भी देश का भला सोच रहे हैं। हाँ, हमारे साथ जो जिन अशराफों को हमने सपोर्ट किया, वो लगातार हमको भाजपाई और क्या क्या कह के नवाज रहे हैं, आप जानते ही हैं। जिन कांग्रेसियों को हमने सपोर्ट किया वो भी हमारे साथ नहीं। इवन जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहती है, उस बीजेपी ने भी किसी एक पसमानदा एक्टिविस्ट को कोई जगह नहीं दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि जोगिंद्रनाथ मंडल को इस्तीफा दिलवा करके अंबेडकर जी को भेजा गया था लोकसभा में। एक आदमी जो बहुत वोकल हो, मैं तो नहीं जाना चाहता लोकसभा विधान परिषद, मेरा सपना है गांधी जी और बाल ठाकरे की तरह जो है बिना वहां गए कुछ काम कर लेने का। लेकिन हमारे बहुत से साथी हैं जो जाना चाहते हैं या जिनका जाना बेहतर होगा। अलीवर साहब 2 बार रहे हैं तो कुछ न कुछ बात हुई, एजाज अली साहब रहे हैं, बात हुई। यहां तक कि हम लोगों ने अवेसी के मुंह से भी आर्टिकल 341 पे कहलवा लिया। अबू आसिम ने भी कहा, उसमें हम लोग भी थोड़ी मेहनत की। 2005 में ही मुलायम सिंह ने अपने यहाँ से मसौदा बना के अपने असेंबली से भेजा आर्टिकल 341 पे। अगर किसी अच्छे एक्टिविस्ट को जगह मिल जाती लोकसभा में तो एक बार नए सिरे से भारत में जाग जुग हो जाती। अगर भाजपा भेजती तो कांग्रेस को भी भेजना पड़ता, कांग्रेस भेजती तो सपा को भी भेजना पड़ता। लेकिन सब लोग मिल करके एक राय है कि इन भेड़ों को जो बाड़ा है उससे बाहर नहीं निकलने दिया जाए, क्योंकि अगर इनको कुछ दे दिया जाएगा तो ये और नया, जी, कुछ नया मांगने लगेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में रवीश कुमार जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, इस तरह अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, कुछ और नाम आप जानते होंगे जो सेकुलर पत्रकार कहे जाते हैं, उन्होंने भी आर्टिकल 341 पे कभी कोई बात नहीं की। और मुझे हंसी आती है कि अमेरिका में बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, ईसाइयों को भी इससे बाहर रखा गया है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि हो सकता है आपके चैनल के जरिए बात पहुंचे कि इतना, मतलब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि क्रिमिनल साइलेंस है इस पे कि ईसाइयों को बाहर रखा गया है। ईसाई चुनाव, दलित ईसाई चुनाव नहीं लड़ सकता, दलित मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता। तो हम मानते हैं कि मुसलमानों में उतना बड़प्पन नहीं है कि मुसलमानों पर बात की जाए, लेकिन ईसाइयों में क्यों बात नहीं हो रही है? यूरोप के लोग माइनॉरिटीज पे तो बात कर रहे हैं।
अमेरिका के लोगों ने भी, ओबामा ने और सबने, ट्रम्प ने, सबने कहा कि भारत की माइनॉरिटी की चिंता, लेकिन भारत में ईसाइयों को महरूम किया गया है, महरूम रखा गया है नेहरू के जमाने से, और उसके बाद भी इस पे आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। मुझको तो लगता है कि पूरी दुनिया का जर्नलिज्म ही फेक है। जबकि मदर टेरेसा हुई हैं और न जाने कितने बड़े बड़े एक्टिविस्ट भारत में ईसाइयों में से हुए हैं, पर उन्होंने भी कोई बात इस पर नहीं रखी है। नहीं, मदर टेरेसा एक बार जो है इसमें शामिल हुई थी, धरने में हाँ, मदर टेरेसा एक बार शामिल हुई थी। अच्छा। ईसाइयों का धरना था आर्टिकल 347 पे एससी स्टेटस के लिए, तो उसमें मुझे याद आ रहा है कि मदर टेरेसा शामिल हुई थी, तो उसपे हमारे पसमानदा एक्टिविस्टों ने ये कहा था कि हमारे लोग उसमें शामिल नहीं होते, तो उसमें हाँ, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आमिर सादी साहब का। उन्होंने एक बार आर्टिकल 341 पे धरना दिया था। जी 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 जी। नहीं तो फिर भी वकार साहब, मैं ये जानना ही चाह रहा था आपसे आखिर में, मेरा काफी लंबी गुफ्तगू हुई आपकी मेरी, जहां तक मैं समझता हूँ कि आपके पसमानदा इस मूवमेंट को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक होड़ लगी पड़ी है जो सलमानी है, अंसारी हैं, मंसूरी हैं, सैफी हैं, कुरैशी हैं, ये जो आम लोग हैं, ये अपना आपे को पसमानदा दलित मानते ही नहीं है। क्या वजह है ऐसी? क्या आप नहीं, इनके देखिए पीछे वो जो सबका है ना, समझते हैं? नहीं नहीं ये तो नहीं, इस्लाम तोड़ने वाली जैसे, बात समझते हैं कि पसमानदा, और अगर पसमानदा अलग अलग हो जाएंगे तो इस्लाम के दो टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा माहौल बन गया है कुछ लोगों की नजरों में। नहीं नहीं, देखिए देखिए, हमने एक इत्तेफाक से हमारे दिमाग में बात आ गई थी। मिर्जा गालिब ने कहा था ना, आते हैं गैब से मज़ामिन ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरों से। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमारी मस्जिद अलग नहीं है, हमारे मदरसे अलग नहीं है, हमारा नमाज पढ़ने का तरीका अलग नहीं है। हम जो मेजॉरिटी पसमानदा है, या हम लोग कभी भी किसी पार्टी को वोट देने के लिए नहीं कहते हैं। हम्म। तो ये बंटवारा कैसे हो रहा है? जी जी उधर जी जी। बंटवारा होने के लिए होता ना कि जब दो अलग अलग लोग अलग अलग तरफ जाएं, भाई हाँ उमेर इलियासी भी जा रहे हैं मंदिर के उद्घाटन में, आरिफ मोहम्मद खान जी। भी जा रहे हैं, हो सकता है हमारा कोई पसमानदा भी पहुंच गया हो। हम्म। तो उससे बंटवारा कहाँ हो रहा है? तो मुझे अचानक से याद आया कि बंटवारा कौम का नहीं हो रहा है, बंटवारा हो रहा है क्यादत का। हम्म। हमारे अशराफ लोगों को कौम का बंटवारा कबूल है, नहीं तो देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस मदरसे अलग अलग नहीं होते, उनकी मस्जिदें अच्छा। अलग अलग नहीं होती, उन्हें बंटवारे से कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। उन्हें दिक्कत है कि टोपी की जगह पे चप्पल ना चली जाए। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में। नहीं, मैंने बाकायदा, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैंने बाकायदा कहा था कि कुछ पसमानदा गुट जो हैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग हम लोगों को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? हम लोगों हाँ। के बारे में लेनिन मौदूदी साहब ने पब्लिकली कई बार कहा कि पसमानदा आंदोलन तीन तरह का है। जी। एक वो है जो प्रो कम्युनिस्ट है, वामपंथी, जिसमें खालिद अनीस अंसारी, अली नूर साहब जैसे लोग आते हैं, मतलब इनका बैकग्राउंड वामपंथी है, जी। और ये ज्यादातर इनकी जो बातें होती है उसी से मिली जुली होती है, वामपंथ से। दूसरा एक तबका है पसमानदा का, एक जो बीजेपी के करीब है, प्रो बीजेपी जी जी। कहलाता है। हम्म। तीसरा एक है जो प्रो इस्लामी कहा जाता है, हम्म। जिसकी मतलब नुमाइंदगी मुख्तार अंसारी साहब और नूरलैन जिया साहब, हमारा नाम, इस हम्म। तरह के तीन चार पांच नाम आते हैं जो प्रो इस्लामिक है। हम्म। वो इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ जो है पसमानदा आंदोलन को चला रहे हैं, और किसी भी वाद से नहीं है। जैसे हम लोग कबीर पंथ को, लोग कबीर जी को बड़ा कह रहे थे, हमने उन्हें इग्नोर किया कि भाई हम क्यों एक हम्म। ब्राह्मण सैयद को छोड़ के हम एक ब्राह्मण को पकड़ लें। हम्म। इस तरह जातिवाद, बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने कंडेम किया। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप हम लोगों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो नहीं दी, बल्कि मिलेट टाइम वाले ने बुलाना भी बंद कर दिया। अच्छा, चलिए सर, मेरा आखिर में सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल है मेरा। अगर मान लो कोई ऐसा मौका मिले आपको कि मोदी जी से बात की जाए बैठकर, और उनको बताया जाए
कि भारत का असली मूल निवासी मुस्लिम पसमानदा क्या चाहता है भारत को लेकर। तो क्या तैयारी करके बैठे हैं आप और क्या तैयारी रहेंगी आप? नहीं देखिए, हम लोग पास तैयारी है। जो बहुत सारे चैनल्स इस तरह के हैं जिन्होंने बात की है, आपको याद होगा जयपुर डायलॉग ने कई बार बुलाया था। और हम्म, एक हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, उन्होंने हमारी वाइफ को इनवाइट किया था। और वो एक एहसान जो ट्रेडिशनली लाते हैं कि हमने आपको राशन दिया, हमने आपको टॉयलेट दिया, हमने आपको हम्म, मकान दिया, फिर भी आप एहसान फरामोशी कर रहे हैं। कहने का मतलब होता है लोगों का। तो हमारी वाइफ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उसने कहा कि राशन हमारा जमींदार भी हमको दे देता था, भूखे नहीं मरने देता था, मजदूरी कौन करेगा। मकान के लिए जगह आज भी जमींदारी के जो आबादी छूटी है उसी में हम लोग सबके होते हैं, उसका कोई कागज नहीं हम्म, होता, आप जानते ही हैं। मिट्टी भी अपने तालाब से मौका देता था। सन उन जो होते हैं जिससे झोपड़ियां बनती थी, वो भी दे जी, कहता था काट लो, बांस, इस तरह की चीजें। तो हमने कहा यार, हम आपसे राशन के लिए कब लड़ रहे थे, हमने आपसे मकान की कब मांग थी। हम तो हिस्सेदारी और सम्मान के लिए अपने अशराफ से भी लड़ रहे हैं और सरकार से भी लड़ रहे हैं। हम्म, कहा आप मोदी को वोट नहीं देते। मैं कहा भाई, वोट के लिए तो 2% वोट 2022 में गया है, ऐसा पत्रकारों ने एक्सेप्ट किया है यूपी में, मुस्लिम के वोट गए हैं। तो जितना हम्म, हमारे वोट गए हैं पहले उतनी हिस्सेदारी दे दो। फिर पहले टिकट दिया जाएगा, पहले वोट दिया जाएगा। बिना टिकट वोट कैसे बात कर रहे हैं आप? जब आप हमें हम्म, टिकट देते ही नहीं, आप हमारी बात करते ही नहीं, तो आप हमसे वोट की उम्मीद क्यों करते? फिर भी हमारे लोग आपको चाहे डर से, चाहे मोहब्बत में, चाहे एक उम्मीद पे आपको वोट करते हैं। इस बार दिल्ली में भी आपने सुना होगा कुछ वोट गए हैं। छोड़ जितने गया। हमारे वोट जाते हैं, आप उसी रेशियो में हमको हिस्सेदारी दे दीजिए। तो ये तो तैयारी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो कहते हैं ना कि कासिद के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता हूं क्या वो लिखेंगे जवाब में। मोदी जी हो हम्म, या योगी जी हो, ये सब कुछ जानते हैं। ये भी जानते हैं कि हम लोग कितने नेक हैं। हम हम्म, लोग भारत में ही रहते हैं, भारत की बात करते हैं, हमारा बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन भी नहीं है, कोई कल्चरल कनेक्शन भी हमारे पास नहीं है। हम नहीं कहते कि हम अफगानी पठान है, चकतई है, वो भी चकतई, हम भी चकतई। हम्म हम्म, हमारा इस तरह का अच्छा है। यहाँ जो पंजाब में मुसलमान थे वो सब पाकिस्तान चले गए, तो जो उस टाइप के मुसलमान थे पंजाबी, वो भी भारत में नहीं कि हम पाकिस्तान से हमारा कोई रिलेशन हो। सिद्धू जी का तो है रिलेशन, सिद्धू जी गले मिल सकते हैं, उनकी लैंग्वेज एक है, उनका कल्चर एक है, लेकिन हमारा ना पाकिस्तान अफगानिस्तान ना कल्चर मिलता है, ना कोई हमारा गोत्र मिलता है उनसे। हम तो शुद्ध हाँ, भारतीय है ना। लेकिन वो जानते हैं कि हमें कुछ नहीं देना है, हम बिना दिए भी जी लेते हैं। हमारी जो औकात की, मकान की, राशन की, टॉयलेट की, जो उसके हिसाब से जो हमें चाहिए था, उनको लगा कि इनकी औकात यही है, वो दे दिया। और एक मंत्री भी बनाया, तो जानते हैं वो स्वतंत्र प्रभार नहीं है, अल्पसंख्यक का हज का भी मंत्री हमारा फुल फ्लेश नहीं है। और जो वक्त बिल भी लाई गई, कोई पसमानदा मुसलमान लोकसभा में था ही नहीं इनके पास कि ये उसके जरिए बिल लेके आते। जी। सब जगह धोखा और कंजूसी कहा जाए। आप बल्कि यूं कह लीजिए कि हमारी औकात ही कम है और उनका जर्फ इतना बड़ा नहीं है हम्म, कि भाई चलिए बहुत पाकिस्तान बहुत। जैसे एक मिनट में, पाकिस्तान जैसे एक लाइन बस, पाकिस्तान जैसे कमीने देश में 3% माइनॉरिटी के लिए 5% आरक्षण है। और अभी बांग्लादेश जब झगड़ा हुआ तो पता चला कि बांग्लादेश में भी आरक्षण था माइनॉरिटीज के लिए। और भारत एक अकेला देश है जो सबसे कमजोर और गरीब पसमानदा दलित माइनॉरिटी को आरक्षण से और हिस्सेदारी से महरूम रखे हुए। जी। ये शुक्रिया बात करने के लिए वकार साहब, आपने समय दिया और बहुत सारी गुफ्तगू मेरी हुई आपसे। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को पसमानदा नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार और देखें, दोबारा देखें, तिबारा देखें, कई बार देखें। जितनी बातें वकार साहब ने रखी हैं और मेरे वकार साहब के मेरे बीच में हुई हैं, इन सभी बातों को लेकर एक ही मामला निकल के सामने आ रहा है कि किस तरह से देश में यानी कि बहुजन पसमानदा समाज को जगाया जाए और सत्ता के उन गलियारों तक पहुंचाया जाए जहां पर कहा जाए कि आपका हक रुका पड़ा है।
आप अपने हक से वंचित हैं। वीडियो को शेयर करें जिससे कि आगे भी लोग देख के जान लें कि किस तरह भारत का मुसलमान पीड़ित है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।